हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का हमसफर, नीट का हमसफर जज्जोत सर। अल्टीमेट क्रैश कोर्स में आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले मैं सबको बोलूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और बिल्कुल सुबह का ये लेक्चर मेरा आप लोगों के साथ फिर से शुरू हो गया और सेकेंड लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएचएम में। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी आप लोगों को याद है? क्या आप वो सब चीजें रिवाइज करके आए हो? क्या आप लोगों को याद आ रहा है हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था? मैंने आप लोगों को बताया था यहां फोर्स प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन के। पहला पॉइंट याद आया सबको? बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा मैं। फोर्स प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन के, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। याद आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद आया? ओमेगा का फॉर्मूला स्प्रिंग मास सिस्टम में रूट के बाई एम मैंने आपको बताया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा मैंने आपको बताया था। क्या याद आया? आया या नहीं आया? याद आ गया होगा, है ना? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। याद है आप लोगों को अच्छी तरीके से? मैंने आपको स्प्रिंग मास सिस्टम, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम आपको अच्छे से बताया था। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। v इज इक्वल्स टू क्या था? ओमेगा टाइम्स, है ना? यही लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ा है। रिकैप कर सकते हैं ना, हम यही रिकैप कर सकते हैं। तो मैं यहां आपको लिख के दिखा देता हूं कि भाई हम लोगों ने जो रिलेशन लिखा था वो ये था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन। यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था याद करो? v मैक्स का फॉर्मूला कितना होता था? जल्दी से बताओ, v मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था? जल्दी 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 जल्दी। हाँ सर, ए ओमेगा होता था। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए मैक्स का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मैंने क्या लिखवाया था? हाँ सर, ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना? तो यहां से ओमेगा स्क्वायर ए हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। तो इस तरीके के कुछ फॉर्मूलाज जिस पे बेस्ड मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराए थे। याद आ गए अच्छे से? एक बार रिकैप हो गया अच्छी तरीके से। आज यही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों को सर्कुलर मोशन से ही स्टार्ट कराऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिलेशन बताया था एसएचएम से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिस एंगुलर स्पीड से आप मूव कर रहे होते हो वही आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है। वही क्या बन जाती है आप लोगों की? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है, ठीक है? तो फिर सर्कुलर मोशन से जैसे आप लोगों ने उसको रिलेट किया था, तो ओमेगा जो एंगुलर स्पीड थी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई। याद आया आपको अच्छी तरीके से? आ गया ना अच्छी तरीके से याद? डेफिनेटली। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एसएचएम नहीं है, पर उसका जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वहीं से चर्चा को स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, वहीं से इस आर्गुमेंट को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज क्या क्या हमें पढ़ना है, वहीं से स्टार्ट करना है। यूनिफॉर्म, है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? यहां से इसको पूरा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। यूनिफॉर्म, ठीक है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, वर्टिकल स्प्रिंग्स एसएचएम, एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, ये आज हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेटली। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। एक रिकैप भी हो जाएगा और आगे की चर्चा भी करेंगे कि ये कितना हेल्पफुल है, कि उस पर मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतना फोकस कर रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, मैं आप लोगों से इतना सिंपल सा पूछूं, भाई आप लोगों ने एसएचएम पढ़ा है ना? एसएचएम की जनरल इक्वेशन पढ़ी है? हमने बोला था अगर यहां एक ऑब्जेक्ट होगा, याद करो, हमने बोला था अगर हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये लोकेशन हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू 0, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां तक वो जाता था इसको क्या बोलते थे? x इज इक्वल्स टू a। और यहां इस एम्पलीट्यूड को क्या बोलते थे? नेगेटिव साइन पे क्या बोलते थे? बेटा बोलो, x इज इक्वल्स टू माइनस a। क्या इसके बीच में ऑसिलेशन होता था? और क्या यहां पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लिखना सीखते थे? क्या फॉर्मूला होता था? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्या यही फॉर्मूला होता था हमारा? याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? अब बात यह है कि भाई ये जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं इसमें फाई कैसे कैलकुलेट करें? फाई इनिशियल जो आपका फेज है इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? इसी के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को दोबारा से, ठीक है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम से रिलेट करना पड़ेगा दोबारा से। कैसे करेंगे? अब अगर आप देखो, बड़े ध्यान से मैं आपको कंसीडर कराता हूं, बड़े ध्यान से अगर आप ध्यान से देखना, मैंने यहां एक सर्कल बनाया, बड़ा सा सर्कल बनाया समझने के लिए, ठीक है ना? और अगर आप ध्यान से देखो, अब आप क्या करो, अच्छे से देखो, अपनी वाई एक्सिस इसको ले लो और एक्स एक्सिस इसको ले लो, ठीक है ना? ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये और आपकी कौन सी हो गई बोलो? एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं, भाई आपको याद है अगर आपका पार्टिकल कहीं यहां होता, अगर आपका पार्टिकल कहीं यहां होता और वो ऐसे जा रहा होता क्लॉकवाइज, किससे? एक ओमेगा से।
याद है मैंने इसी तरीके से कराया था। मैंने कहा था t इज इक्वल्स टू 0 पे कहा हूं बच्चे, आप यहां पे हो, तो आप t इज इक्वल्स टू 0 पे आपका ये क्या है, इनिशियल एंगल, जिसको आप बोलते थे फाई। तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो आपको ये पार्टिकल कहां नजर आएगा, कहीं यहां। तो आप इसको स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट करो या एसएचएम से रिलेट करो। आप मानो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां है, और अब आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, इसका प्रोजेक्शन भी आगे की तरफ जाएगा, है ना। आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आप यहां से यहां जाओगे। सोचो अगर आप यहां थे तो आप कहां नजर आओगे, आप यहां नजर आओगे। अब आप जैसे 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 आगे जाते जाओगे तो ये भी आगे 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 जाता जाएगा। इसका प्रोजेक्शन, इसकी जो शेडो है, इसकी जो परछाई है एक्स एक्सिस पे, वो भी आगे जाती जाएगी। जब पार्टिकल आपका यहां होगा तो इसकी परछाई यहां होगी, जब पार्टिकल आपका यहां होगा तो परछाई इसकी यहां होगी। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको मैं बोल देता हूं पहला वाला क्वाड्रेंट, है ना। इसको मैं रीड करता हूं, जो पहला सर्कल का पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, है ना। इस सर्कल का जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें आप यहां से लेके यहां तक जाओगे तो फाई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, सोचो। फाई की वैल्यू जाएगी 0 से लेके 90 डिग्री। फाई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, बोलो, 0 से लेके 90 डिग्री। कह सकते हो ना, हाँ सर, इस क्वाड्रेंट में जो फाई की वैल्यू है, हम कह सकते हैं वो 90 डिग्री से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारी इसकी वैल्यू हो सकती है, पहले क्वाड्रेंट में हो सकती है ना बेटा। आप ध्यान से देखो, हाँ सर ऐसे हो सकती है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो क्या होगा, अगले क्वाड्रेंट की तरफ मूव करो। यानी कि मान लो अब आप यहां पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए, यहां पर। आप कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। कैसे जा रहे हो, बोलो, क्लॉकवाइज। अब इसका शेडो एक्स एक्सिस पे कहां बनेगा, आप कहोगे सर इसका शेडो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद आप यहां पहुंच जाओगे तो शेडो यहां बनेगा। यानी कि आप जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हो, आपका ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है, पहले आप यहां से यहां जाते हो, फिर यहां से यहां वापस आते हो। तो जब आप यहां से यहां जा रहे थे तो सर्कुलर मोशन में आप ऐसे जा रहे थे, है ना। और जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो सर्कुलर मोशन में आप यहां से यहां आ रहे हो, है ना। तो सर्कुलर मोशन का ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जा रहा है, और सर्कुलर मोशन में जो ये वाला प्रोजेक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जा रहा है, ठीक है ना। सो आप कहोगे अच्छा अच्छा, ये पार्टिकल जैसे जैसे यहां आता जाएगा, यहां आता जाएगा, इसका मतलब दोबारा यहां आ जाएगा। तो पहले हाफ में आप आगे की तरफ जा रहे थे, सेकंड हाफ में आप पीछे की तरफ जा रहे हो। आप कह सकते हो पहले हाफ में जो आपका एक्स था वो पॉजिटिव था। बेटा अगर आप इसको ओरिजिन मान लो तो पहले हाफ में आपका एक्स पॉजिटिव था, आप राइट साइड जा रहे थे, और आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी। वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी, राइट साइड वाली वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव मान लिया। सेकंड हाफ में आप देखो, आप पीछे की तरफ आ रहे हो, तो आपका एक्स तो पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहां से यहां तक ओरिजिन के राइट साइड पे हो। पहले आप यहां से आगे बढ़ रहे थे, एक्स पॉजिटिव है, वापस आ रहे हो पर एक्स अभी भी पॉजिटिव है, बट आपकी जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड आ गई है। अब आपकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है ना। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका फाई कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर आप एंगल देखोगे, मान लो आप यहां हो तो ये फाई टोटल एंगल होगा ना, तो आपका फाई सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से स्टार्ट होगा, 90 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाओगे आप, 180 तक। आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो मेरा दूसरा वाला क्वाड्रेंट बन रहा है ना बेटा, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आपका जो फाई होगा वो 180 डिग्री से 90 डिग्री के कहीं बीच में आएगा। फाई की वैल्यू, इसको इनिशियल फेज कहते थे, ये हमारा यहां आएगा। अब आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम अगले क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अब मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां आ गया, है ना। अभी भी क्लॉकवाइज जा रहे हो। जब आपका ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां आएगा, फिर आप यहां आ जाओगे, फिर आप इधर जा रहे हो तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे यहां आ जाएगा। देखो ना, डायरेक्टली ये इसका प्रोजेक्शन होगा, है ना। यहां इसका प्रोजेक्शन यानी कि इसकी शेडो यहां बनेगी। नीचे से लाइट ऑन करो तो इसकी शेडो यहां ही बनेगी। फिर आप यहां पहुंच जाओगे तो इसकी शेडो यहां बनेगी, फिर आपका यहां पहुंच जाओगे तो शेडो यहीं बनेगी, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो इसमें वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब बताओ मुझे, इधर से जा रहे हो, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हो, आपका एक्स तो नेगेटिव है, नजर आ रहा है ना आपको, और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव है। तो यहां से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव था, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव थी। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री के बीच में आपका एक्स पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल पीछे जा रहा है एक्स एक्सिस पे। यहां देखो पार्टिकल एक्स एक्सिस से माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, यानी कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। फिर आ जाओ अगले क्वाड्रेंट में, पर पहले यहां क्वाड्रेंट के बारे में लिख भी देते हैं। ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है बेटा, ये जो तीसरा क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, इसमें जो फाई है वो कहां से कहां तक जाएगा बेटा। ये एंगल कितना है, अगर आप टोटल देखो, ये था 180, और यहां तक जाओगे 180 प्लस 90 यानी कि 270, यानी कि आप 270 डिग्री से किसके बीच में लाई कर रहे हो, बोलो, 180 डिग्री। आपका फाई
थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से चालू हो रहा है, 180 डिग्री से। बेटा आप एंगल यहां से मेजर कर रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये सबसे छोटा एंगल हुआ और यहां से लेके यहां तक कितना एंगल हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे 180 से 270। अरे सिंपल है बेटा, यहां से यहां तक 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे की चर्चा कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद क्या करेंगे, अगले में आते हैं। अब आप कहोगे चलो अब आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, अब आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन कहां जाएगा, अगर आप ब्लू वाले का देखोगे यहां, फिर इसका प्रोजेक्शन देखोगे यहां, फिर इसका प्रोजेक्शन देखोगे यहां, फिर इसका प्रोजेक्शन देखोगे यहां। तो पार्टिकल जैसे जैसे आगे जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स आपका नेगेटिव है, बट अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वो आपकी पॉजिटिव होगी, है ना। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। जैसे कि पहले तीन पढ़े, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका फाई है वो 360 डिग्री से कम है, लेस देन इक्वल्स टू, और 270 डिग्री से आपने चालू किया है ना, क्योंकि यहां तक 270 डिग्री था, इसके बाद आपने चालू किया है। यानी कि फाई की वैल्यू, अब आपको यह समझनी है, इस क्वाड्रेंट को बनाने का मतलब ये है बेटा, आपको इतना समझना है, जब भी आपको एसएचएम का क्वेश्चन आए, जब भी आपसे एसएचएम के क्वेश्चन में ये पूछे इस इक्वेशन में फाई कितना है, इनिशियल फेज कितना है, तो आप इतना याद रखना, अगर आप बोल रहे हो ये आपकी मीन पोजीशन है, याद रखना ये क्या है आपकी, बोलो मीन पोजीशन, और आपको बोले ये आपके एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये है मेरा x इज इक्वल्स टू ए और ये है मेरा x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है ना। और आपसे बोले, मानो वो आपसे बोले कि भैया t इज इक्वल्स टू 0 पे तुम कहां थे, t इज इक्वल्स टू 0 पे तुम कहां थे, वो बोले आप थे x इज इक्वल्स टू a/2 पे। अब x इज इक्वल्स टू a/2 पे ये भी आपको पूछेगा कि आप आगे जा रहे थे या पीछे जा रहे थे, उसने बोला आप आगे जा रहे थे, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, आप किस में हो, 0 से लेके a के बीच में, यानी कि ये आपका 0 था और ये a था, एम्पलीट्यूड है ना, ये 0 था और ये a एम्पलीट्यूड था, 0 से a के बीच में थे और आगे जा रहे थे, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो आपका जो भी फाई होगा वो कहां लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। कितनी होगी उसकी वैल्यू, वो मैं निकालना सिखाऊंगा, बस इतना याद रखो, 0 से a के बीच में अगर आप आगे जा रहे हो, पॉजिटिव वेलोसिटी हो, तो आपकी जो फाई होगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आएगी, यानी 0 से लेके π/2 के बीच में ही आएगी। और अगर आपसे बोलता नहीं आप x इज इक्वल्स टू a/2 पे तो हो पर पीछे जा रहे हो, तो फाई कहां होता बोलो, तो फाई कहां होता बोलो, तो आप बोलोगे तो फाई की वैल्यू फिर 180 से 90 के बीच में, या 90 से 180 डिग्री के बीच में होती। आप अगर यहां हो और आगे जा रहे हो, सोचो यहां हो और आगे जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर x नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, है ना। और अगर आप यहां हो और पीछे जा रहे हो इस लोकेशन पे और पीछे जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर x भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, यानी फाई की वैल्यू इसके बीच में होगी। अभी 100% नहीं समझ में आएगा ऐसे, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक थोड़ा ना आएगा, बट आपको ये कुछ कुछ बातें याद रखनी है। अभी 60-70% भी समझ में आता है ना, तो यस करो, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं तो आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा सर ये बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इससे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप क्वाड्रेंट रूल समझ गए ना, तो सवाल आसान से हो सकते हैं। तो अब मैं आपको सवाल की तरफ ले जाता हूं, यानी कि मान लो अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन क्या रखा, देखो क्वेश्चन हमारे सामने आया कि भाई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसने बोला एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें पार्टिकल, मैं स्प्रिंग बना नहीं रहा साथ में, आप चाहो तो स्प्रिंग बना देना, तो आप उसको क्या कह रहे हो, स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको बोल रहा है, उसने बोला t इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी x की जो वैल्यू थी वो थी √3a/2, ऐसा उसने दे दिया सवाल में। a आपका एम्पलीट्यूड है, तो उसने बोला ये x 0 है और ये मेरा x a है और ये मेरा x माइनस a है। उसने बोला अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मुझे यहां मिलता है, यानी कि मुझे कहां मिलता है, यहां, और इसके साथ साथ वो बोल रहा है फॉरवर्ड मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, फॉरवर्ड, यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि उसने ये भी बोल दिया ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ऐसे केस में अब आपको x की वैल्यू कितनी दे दी, यहां से बोलो √3a/2। अब ऐसे केस में वो आपसे पूछ सकता है कि इनिशियल फेज क्या होगा। इनिशियल फेज निकालने के लिए हमें बहुत सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग डिस्कस कर सकते हो सर्कुलर मोशन से, इजी हो जाएगा सर्कुलर मोशन से। तो आप कहोगे कैसे इजी हो जाएगा सर, इजी ऐसे हो जाएगा, आप मान के चलो आपका पार्टिकल कहीं यहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ना बेटा, ये तो कंफर्म्ड है ना, आप आगे जा रहे हो और कहां से कहां हो बोलो, 0 से a के बीच में हो, आप 0 से a के बीच में हो और वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। आप कह सकते हो सर आप 0 से a के बीच में हो, एम्पलीट्यूड के बीच में हो और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, यानी कहीं यहां होगे और इसका प्रोजेक्शन यहां होगा, और प्रोजेक्शन ये कितना डिस्टेंस बता रहा है बोलो, ये डिस्टेंस कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है ये √3a/2 होगा, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है उसको हम a मान रहे हैं बेटा,
ठीक है, इस सर्कल का रेडियस कितना मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही रेडियस होता है, मैंने आपको बताया था। यहां हमारा जो एम्पलीट्यूड है वही क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। तो क्या आप मुझे अब ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा बोलो, थीटा। ये एंगल कितना होगा बोलो मेरा, थीटा। तो क्या आप यहां से फाई बता सकते हो मुझे, फाई निकालने के लिए करना, पहले तो आप थीटा निकाल लो। आपको सर ये ए है, ये है, तो यहां से आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा, है ना, इसी ट्राइंगल से लिख सकते हो। ए कॉस थीटा कितना है, √3a/2। ए कॉस थीटा कितना हो गया, √3a/2। ए ने ए को काट दिया, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ गया आपका, ध्यान से देखो, कॉस थीटा कितना आ गया, √3/2। इसका मतलब क्या है, थीटा कितना होगा बोलो, कॉस थीटा √3/2 कब होता है बोलो, 30 डिग्री पे ना। तो यानी कि आप बोलोगे सर थीटा यहां पे 30 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है, हमें तो फाई चाहिए, तो हमारा जो फाई होगा वो कितना होगा बोलो, 60 डिग्री। यानी कि यहां से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x = a साइन जो भी आपका ओमेगा है t प्लस जो आपका एंगल है वो 30 डिग्री। आप चाहो तो इसको 30 डिग्री लिखो या फिर लिख सकते हो π/6। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो यहां से जो इनिशियल फेस है वो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 60 डिग्री था, नॉट 30 डिग्री तो हमारा थीटा आया था, हमें फाई लिखना है, 60 डिग्री था, 30 डिग्री हमारा थीटा आया था, बट हमें फाई लिखना है। एक सेकेंड, एक करेक्शन है बच्चे, ध्यान से करो, क्योंकि हमें थीटा नहीं निकालना, हमें तो फाई निकालना है, तो वो π/3 आएगा, यानी कि 60 डिग्री, है ना। क्योंकि हमें यहां क्या लिखना था बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छे से देख लो ध्यान से। एक और सवाल कराऊंगा मैं, घबराओ मत, एक से समझ नहीं आएगा, 2-3 करेंगे तभी समझ में आएगा। एक और सवाल देता हूं, चलो मैं इसी तरीके से एक और सवाल देता हूं। एक सवाल से क्या होगा, मान लो अब उसने इस सवाल में बोला कि भैया ये हमें पार्टिकल यहां दिख रहा था, ये पार्टिकल मुझे यहां दिख रहा था और ये पीछे की तरफ जा रहा था, कहां दिख रहा था, x = -a/2 पे। कहां था, x = -a/2 पे। अब बोलेगा फाई कितना है, चलो दोबारा से अब क्या पूछेगा आपसे, आपका फाई कितना है। तो आप दोबारा से सर्कल पे आ जाओ। आपको अच्छा इसको दोबारा सर्कल से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप पहले ये सोचो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, आपका पार्टिकल यहां है, उसने बोला आपका पार्टिकल यहां है और पीछे जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में, आपको क्या लगता है। क्लॉकवाइज मूव करते हैं, अब यहां से ऐसे जाऊंगा तो ये पार्टिकल पीछे की तरफ जाएगा, यहां होता तो ये पार्टिकल आगे की तरफ जाता है, इधर की तरफ। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो ये पार्टिकल कहां जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि सवाल में दिया गया है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा सिंपल है भाई, यहां से हम क्या करेंगे, पार्टिकल को बोलेंगे ये इसका रेडियस ए है ना। और फिर आप क्या कर लोगे, एक काम करोगे, आप कहोगे ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, थर्ड में, फोर्थ में, सॉरी फोर्थ में नहीं हो आप, कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में। तो अगर आप फोर्थ में बनाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, आपको कह रहे हाँ सर ने अभी बताया था कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में देखना है, इसको बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है, क्योंकि ये पार्टिकल पीछे जा रहा है, सॉरी ये पार्टिकल पीछे जा रहा है, यानी कि आप यहां होगे, आप सबसे पहले इसको बनाओगे ए, ठीक है ना, इसको बनाओगे ए, क्योंकि पीछे जा रहे हो, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा होगा। फिर आप कहोगे अच्छा ठीक है, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आराम से, ये थीटा निकाल सकते हो ना, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको कितना दिया बोलो, a/2। अब यहां से ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल से आप लिख सकते हो a cos थीटा कितना है हमारा, a/2, यानी कि cos थीटा आपका आ जाएगा 1/2, यानी कि जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो π/3। बट फाई निकालना है आपको, फाई कहां से मेजर करते हैं, फाई यहां से मेजर करते हैं, हमें ये टोटल एंगल पूछ रहा है। ये टोटल एंगल कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक तो 180 है ना, प्लस ये वाला एंगल कर दो, ये एंगल कितना होगा, अगर थीटा आपका 60 है, खुद सोचो थीटा 60 है तो ये वाला एंगल होगा 30, और 180 + 30 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है आपका जो फाई होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 210 डिग्री। या फिर आप रेडियंस में निकालना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो पाई प्लस 30 डिग्री, यानी कि π/6, तो कितना आ जाएगा 7π/6। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी यहां से वो बनेगी x = a sin ωt प्लस 7π/6, ठीक है ना। सो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये थोड़ा सा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने इसलिए यहां रखा है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया नीट में, पर आ नहीं सकता ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए कि हाँ हम कभी भी फेज निकालना सीख सकते हैं, किसी भी टाइम पे आपसे फेज पूछ सकता है, इनिशियल फेज पूछ सकता है, तो कैसे करें। तो आपको ये थोड़ा सा क्वाड्रेंट रूल याद रखना पड़ेगा, है ना। सो आप देख सकते हो आपका एंगल अपना भी 180 से किसके बीच में आ रहा है, आप देख सकते हो
आप देख सकते हो ये 180 है और ये कितना था आपका 270, तो 180 से 270 के बीच में आ रहा है जैसा कि हमने सोचा था। तो हमें ये सारे रूल, क्वाड्रेंट रूल भी याद रखने हैं और ये क्वेश्चन को भी करना सीखना है, तभी इजी हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा अच्छे से इसको एक दो बार रिवाइज करना, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करना अगर आपको बुक्स में मिलते हैं आपके, ठीक है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, डीपीपी में भी इसके ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं क्योंकि इतना पूछा नहीं गया, पर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं, तो क्यों ना नीट में इस बार वो डाल दें, ऐसा सोच लिया उन्होंने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, परेशानी में पड़ जाएंगे। बट हाँ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनिशियल फेज निकाल सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अगर पार्टिकल इनिशियली आपको यही मिलता है एसएचएम में, अगर वो बोले मीन पोजीशन पे ही मिलता है, मतलब x = 0 पे ही मिलता है, t = 0 पे, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो फाई 0 ही आ जाएगा, उसमें घबराहट नहीं है हमें। बट अगर पार्टिकल हमें कहीं और मिलता है इनिशियली, तो हमें इनिशियल फेज निकालने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की चर्चा कर रहे हैं, टाइम बिटवीन टू लोकेशंस। तो ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से डायरेक्टली आ सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इजी तरीके से समझेंगे। भाई आप लोगों को इतना याद रखना है, एसएचएम में अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, मान लो x = 0 से कहां तक जाते हो, x = a तक। मैं एक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, है ना, एक ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो आप ऐसे ही तो कहते हो कि सर हम यहां से यहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहां आएंगे, है ना। कहने का मतलब है यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचे, फिर यहां आए, तो एक ऑसिलेशन अभी नहीं हुआ, पीछे भी जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो एक ऑसिलेशन होगा। और यहां से इस पूरी जर्नी का जो टाइम है वो t है, इसी को आप बोलते हो क्या, टाइम पीरियड। इस पूरी जर्नी के टाइम को आप बोलते हो टाइम पीरियड। इसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 4 इक्वल पार्ट्स कौन से, पहला पार्ट ये हो गया कि आप यहां से यहां गए, सोचो आपने कहा सर मैं सबसे पहले O से A गया, है ना, कहां से गया, O से A, मतलब 0 से A तक गया, तो यहां जो टाइम लगेगा वो बराबर होना चाहिए A से O जाने में, और यहां से लेके यहां तक जाने में भी उतना टाइम लगेगा और वापस आने में भी, यानी कि O से A, फिर दूसरा A से O, फिर यहां से O से -A, है ना, O से कहां तक, -A, फिर -A से O तक। तो 4 पार्ट हो गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये 4 इक्वल इवेंट है। अगर टाइम पीरियड t है तो मैं आपसे पूछूं O से A जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 1/4, मतलब 1/4। कहने का मतलब है यहां से O से A जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, t/4, है ना। और इतना ही टाइम कहां से कहां जाने में लगेगा, दोबारा A से O आने में जो टाइम लगेगा वो t/4 है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में टाइम t/4, एक्सट्रीम से मीन आने में दोबारा से t/4, मीन पोजीशन से पीछे वाली एक्सट्रीम में जाने में दोबारा से t/4, और वहां से यहां वापस आने में दोबारा से t/4। तो चारों टाइम को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, यानी कि यही टाइम आपका कहां से कहां लगेगा, दोबारा से 0 से कहां तक, O से लेके -A तक, और फिर -A से O तक। ये सारे टाइम कितने हमारे, t = t/4। मैं लिख सकता हूं t = कितना, t/4। ये सारे टाइम हमारे बराबर है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। बट अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं आपसे पूछूं x = 0 से x = a/2 पे जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि मैं आपसे पूछूं x = 0 से, अब आप कहां जा रहे हो, बोलो x = a तक नहीं जा रहे, a/2 तक जा रहे हो। आप कहोगे सर यहां से यहां तक जाने में अगर t/4 लग रहा है तो बीच में जाने में और आधा कर दो t/8, क्या ये सोच रहे हो, क्या ऐसे ही लगेगा। 0 से लेके a तक जाने में t/4 लग रहा है, तो 0 से लेके a/2 जाने में क्या t/8 लगेगा, यस और नो रिप्लाई करो, सोचो हाँ या ना। लग रहा है पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा, इसकी स्पीड 0 से a तक जाने में बढ़ रही है या घट रही है, सोचो। यहां स्पीड मैक्सिमम होती है, तो 0 से a/2 तक तो स्पीड बहुत तेज है, पर उसके बाद स्पीड कम होती जा रही है, यानी कि 0 से लेके a/2 वो जल्दी पहुंच जाएगा, पर a/2 से a तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यहां स्पीड मैक्सिमम है, अभी तेजी से चल रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो जाएगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, ये बात याद रखना। तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूं, 0 से a/2 जाने में जो टाइम लगता है वो t/8 नहीं होता, है ना। यहां से जो टाइम लगता है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, यहां से जो मेरा टाइम लगता है वो मेरा t/8 आधा नहीं है, बल्कि यहां से जो टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं t/12। याद रखना, 0 से a/2 तक आपको याद रखना है डायरेक्टली कितना टाइम लगता है, t/12। और अगर आप पूछो कि सर अब x = a/2 से
ए तक जाने में x इज इक्वल्स टू ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बचा हुआ टाइम यानी कि t/4 माइनस t/12, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t/6। ये कितना आ जाएगा आपका t/6। चेक करो इन दोनों को ऐड करके, क्या t/4 आता है, करके देख लो। अब चेक करो t/12 प्लस t/6 कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे t प्लस 2t, तो देखा जाए आ जाएगा t/4, है ना। यहां से यहां तक जाने में कम टाइम t/12, यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम t/6 ज्यादा है, t/12 कम है। देख रहे हो आप ध्यान से। ओके, दोबारा से अगर मैं पूछूं कि भाई अगर आप ध्यान से देखो x इज इक्वल्स टू 0 से a तक जा रहे हो कितना टाइम t/4, बट x इज इक्वल्स टू a/2 तक जा रहे हो तो t/12, यहां से यहां तक कितना लगेगा बोलो, t/6। ठीक है, अब आपको मैं सिंपल ऐसा सवाल दूं कि भाई आप यहां थे, है ना, आप x इज इक्वल्स टू a/2 से आगे जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो और यहां पहुंच गए x इज इक्वल्स टू माइनस a/2 पे, तो कितना टाइम लगेगा सोचो। x इज इक्वल्स टू a/2 से यहां तक गए और घूम फिर के माइनस a/2 तक आ गए, तो कितना टाइम लगेगा। फिर आप बोलोगे सर a/2 से पहले हम यहां तक का टाइम निकाल लेंगे, तो ये टाइम कितना होगा बोलो, a/2 से यहां तक जाने का टाइम, जल्दी से बोलो। हाँ सर, ये लगेगा t/6। फिर यहां से लेके यहां तक आने का टाइम x इज इक्वल्स टू 0 तक आने का t/4, और यहां से a/2 जाने का कितना लगेगा t/12, है ना। 0 से लेके a तक जाने का t/6, a से लेके 0 तक आने का t/4, और यहां से 0 से लेके माइनस a/2 जाने का दोबारा से t/12। तो अगर आप टोटल टाइम देखोगे ऐसे सवाल में वो लगेगा t/4 प्लस t/12 प्लस t/6। ठीक है ना, ऐसे कोई भी वो सवाल बना सकता है आपके सामने। आपको याद रखना है आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, बस इतना याद रखना। 0 से, दोबारा से देखो, 0 से a/2 कितना टाइम, जल्दी से बोलो। 0 से लेके a/2 कितना टाइम, t/12। 0 से लेके अगर a तक पूछता तो t/4, बट 0 से a/2 t/12, और a/2 से फिर आगे गया मैं कितना, a पे कितना टाइम, t/12। अच्छा, यहां से अगर मैं दोबारा a/2 पे आ जाऊं तो सोचो, अगर मैं यहां से दोबारा से यहां आ जाऊं तो कितना टाइम लगेगा, दोबारा से t/12। बट a/2 से अगर मैं यहां जाऊंगा दोबारा से, तो फिर दोबारा से कितना लगेगा मुझे, कितना, t/6। ठीक है, फिर यहां से t/6 से मैं दोबारा राइट साइड जाऊं a/2 पे, तो कितना लगेगा t/6, सॉरी a/2 से मैंने गलत बोल दिया, दोबारा सुन लो। a/2 से 0 पे जाने पे t/12, ठीक है ना, कितना लगेगा t/12। अब 0 से लेके दोबारा a/2 जाने पे दोबारा कितना, t/12। ठीक है ना, 0 से a/2 हमेशा, या a/2 से 0 बोलो या 0 से a/2 बोलो, एक ही बात है, t/12। 0 से a/2 से 0, एक ही बात है, t/12। a/2 से a या a से a/2, एक ही बात है, t/6। ठीक है, याद रहेगा, 0 से a/2 t/12, a/2 से a/2 से 0 कितना, दोबारा से बोलो, 0 से a/2 t/12, a/2 से 0 दोबारा से कितना, t/12, a/2 से a t/6, a से a/2 दोबारा से t/6। याद रखना भाई, अच्छे से देख लेना, मैंने यहां भी बता दिया है, कोई गड़बड़ ना हो गई हो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं गलत ना बोलूं, बट कितनी बार इतनी चीजें बोलते हैं ना, हमारे मुंह से भी कभी गलत निकल जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चैट में बैठ के चेक करता रहता हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया आज। ठीक है ना, अगर बोलता हूं तो मैं वहां चैट में करेक्शन कराता हूं जरूर, बाद में या वीडियो में रिकॉर्डिंग में मैं देख लेता हूं कि कुछ गलत ना बोल दिया हो, है ना। हो जाता है कई बार, है ना, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे, मैं आपके कमेंट्स अभी नहीं देख सकता। कई बार होता है कि टीचर कुछ बोलता है, बच्चे कमेंट्स पे बता देते हैं, अरे सर आपने शायद गलती से बोल दिया, तो बट टीचर वही आपको बता देता है, हाँ ये नहीं होगा, ऐसे होगा, बट मैं बाद में भी आप लोगों की करेक्शन कराता हूं। अब तो इतना टाइम हो गया आपको साथ मेरे साथ पढ़ते हुए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा सर कैसे हमारे। ठीक है, ओके, आ गया ना समझ में अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, पक्का चमक रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। वर्टिकल स्प्रिंग SHM, वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था लास्ट टाइम भी, बट इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं हम। यहां मैंने एक स्प्रिंग को लगाया, आपको याद है मैंने इसमें करेक्शन भी बताया था लास्ट टाइम। यहां से मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मुझे यहां मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है, वो नेचुरल लेंथ पे नहीं है बेटा। जैसे हॉरिजॉन्टल पे अगर आपका स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच होता है ना कॉम्प्रेस होता है, वहीं आपके फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, वहां आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हो या फिर मीन पोजीशन बोलते हो। बट वर्टिकल सिस्टम में मैंने आपको बोला था यहां से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हुई होगी स्प्रिंग में, व्हाई नॉट।
तो ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा के वाई नॉट, है ना, ये के है, आर नहीं है, पहले बता दूं, और नीचे लग रहा होगा एम जी। तो यहां से आप लिख सकते हो के वाई नॉट किसके इक्वल है, एम जी। तो यहां से जो वाई नॉट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एम जी डिवाइडेड बाई के। तो मैंने आपको बोला था कि एक्सटेंडेड जो लेंथ है इसकी वो हमारी मीन पोजीशन है। जो भी एसएचएम होगा वो यहीं से होगा, जितना इससे नीचे जाओगे उतना ही इससे ऊपर जाओगे। मान लो ये यहां रुका हुआ है, सोचो ये मूव नहीं कर रहा है, यहां आपने बोला अच्छा अगर ये रुका हुआ है, अब इससे जितना मैं नीचे ले जाऊंगा, मान लो मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे ले गया, इसको 2 सेंटीमीटर नीचे ले गया, तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, फिर ऊपर 2 सेंटीमीटर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो 2 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक है ना, जितना मैं इसको नीचे ले जाऊंगा उतना ही ये आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल कुछ और है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मान लो अगर मैं इसको फ्री फॉल करा दूं, सोचो यहां मेरा स्प्रिंग है, समझना ध्यान से बच्चे, दोबारा से समझते हैं, यहां से मेरा स्प्रिंग है ना, और ये स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं है, मतलब ऊपर कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है, जैसे ये तो खुला हुआ था ना, ये खुला हुआ नहीं है, तो सिर्फ एक ही फोर्स नीचे लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा, mg, कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है। ये किस पे है बोलो, जो इसको नेचर ने दी है, नेचुरल लेंथ पे है, यानी कि ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो आप कहोगे सर ये यहां थोड़ा ना रुकेगा, फिर तो ये नीचे जाएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूं, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, हमने वर्क पर एनर्जी में भी देखा है, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। आप कहोगे सर ये खुलता 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 कहीं यहां जाके रुक जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां जो स्पीड है वो 0 होगी और फाइनल स्पीड भी क्या होगी, 0, है ना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो ये कहां तक जाएगा, सोचो। आप कहोगे सर यहां सिस्टम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, बिल्कुल आपको ये लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। अब यहां कौन कौन से फोर्सेज हैं, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो भी कर लोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो भी कर लोगे। इजी है, आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर लो, क्योंकि वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रेशन आएगा, तो बेटर है आप वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। यानी कि आप बोलोगे इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, तो आप बोलोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और ऐसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे यहां 2 तरीके की है पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल और दूसरा स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल भी है। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले किस हाइट पे है, आप मान लो ये टोटल जो भी स्ट्रेच है ये y है, तो इसकी कितनी हाइट होगी, आप बोलोगे y होगी, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल वाली, कितनी होगी, mgy। पर क्या स्प्रिंग स्ट्रेच या कॉम्प्रेस है, क्या स्प्रिंग में कोई खिंचाव या दबाव है, नहीं, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था पहले, तो आप बोलोगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। कहने का मतलब है जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें आपको स्प्रिंग की भी लिखनी है, उसमें आपको ग्रेविटेशन की भी लिखनी है, पर ग्रेविटेशन वाली तो होगी, स्प्रिंग वाली नहीं होगी, क्योंकि ये कोई स्ट्रेचिंग में नहीं है। तो यानी कि बस आपका ये आएगा mgy, और फाइनली क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे स्प्रिंग खिंच जाएगा, कितना खिंचेगा, y, तो फाइनली आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के वाई स्क्वायर। याद है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बट यहां कितना स्ट्रेच हुआ है बोलो, y, तो हाफ के वाई स्क्वायर। बट फाइनली इसकी जो हाइट है वो तो 0 हो गई ना यहां आने के बाद, क्योंकि आप यहीं खड़े थे, तो आप कहोगे सर यहां अब कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं आएगी और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बस आप इसको इक्वेट करो, यहां से आपका कितना आ जाएगा, यहां से अगर आप ध्यान से देखो, यहां से आप लिख सकते हो क्या, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आ जाएगा mg इंटू 2 डिवाइडेड बाई k, ये वैल्यू आ जाएगी y की। तो y कितना आ गया, 2mg डिवाइडेड बाई k, y आ गया 2mg डिवाइडेड बाई k। क्या सीखा, क्या फायदा हुआ इसको पढ़ने का, इसको पढ़ने का ये फायदा हो गया। अब आप ये सोचो, आप इस स्प्रिंग को देख रहे हो, ये यहां से फ्री फॉल करा रहे हो, तो कहां तक जा रहा है, आपने क्या किया, फ्री फॉल कराया, तो ये कहां तक जा रहा है, जल्दी से बोलो कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, कितने डिस्टेंस तक जा रहा है, 2mg बाई k। क्या बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने डिस्टेंस पे होती थी, सोचो, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी आपकी mg बाई k पे, यानी कि यहां से लेके आधा डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे वो mg बाई k है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां क्या हो रहा है, यहां एक्चुअली जब आप स्प्रिंग यहां ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, यहां फोर्सेस 0 हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, पर ये यहां रुकेगा नहीं। आप कहोगे सर रुकेगा क्यों नहीं, यहां तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि यहां इसकी स्पीड 0 नहीं है, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो ये नीचे तक जाएगा 2mg बाई k तक। तो ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
इससे आप नीचे mg/k गए, फिर यहां हो गए, फिर इसी से mg/k ऊपर जाओगे, तो ये ऑसिलेट करेगा। यहां क्या करेगा, ये यहां ऑसिलेट करेगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जितना आप इससे नीचे जाओगे mg/k उतना यहां के फिर ऊपर जाओगे mg/k। तो अगर आप इसको फ्री फॉल कराओगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और किस एम्पलीट्यूड से करेगा, अगर मैं आपसे एम्पलीट्यूड पूछूं तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखो कितना नीचे, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी y0 थी, यानी कि एम्पलीट्यूड होगा y माइनस y0, यानी कि 2mg/k माइनस mg/k। तो अगर आप ध्यान से देखोगे mg/k ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। मेरे को तो डायरेक्टली याद कराना चाहिए बच्चों को, मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट मैंने तो प्रूफ कराया। आप देखो ध्यान से, इतना याद रखो भाई, ये जो मैंने यहाँ फोर्सेस बैलेंस किए थे ये तब थे जब यहाँ स्पीड 0 हो, बट जरूरी नहीं है स्पीड 0। अगर आप स्प्रिंग को अपने हाथ में रख के, ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में रख के धीरे 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 नीचे लाओगे तो ये यही रुक जाएगा। बट अगर आप अपना हाथ हटा दोगे तो ये झटके से गिरेगा, यहां नहीं रुकेगा, नीचे जाके रुकेगा। पर यहां जाके भी ये रुकेगा, पर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, mg कम होगा, ये ऊपर जाएगा। फिर यहां जाके रुकेगा नहीं, क्योंकि स्पीड होगी, ऊपर तक जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इसको ध्यान रखना, इस तरीके का सवाल आ सकता है वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में। अगर आप फ्री फॉल कराओ तो आपका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, mg/k। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इतना आपका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, बट अगर आपसे यही पूछा जाए कि हमारा ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी √k/m होगा। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछे तो वही है जो हॉरिजॉन्टल में होता था, 2πm/k। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, वो सेम रहेगा जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में है, वही वर्टिकल वाले में रहने वाला है। इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगला जो हमारा चर्चा का विषय है वो है एनर्जी क्या रहेगी एक स्प्रिंग मास सिस्टम की, या फिर एक ऑसिलेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है ना, तो स्प्रिंग मास सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ एसएचएम, स्प्रिंग मास सिस्टम से समझना आसान होता है, अभी हम पेंडुलम वगैरह भी पढ़ेंगे, बट अभी हम स्प्रिंग मास सिस्टम से अच्छे से समझते हैं एनर्जी क्या होगी। ठीक है ना, अब एनर्जी दो तरीके की होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दो तरीके की हम जानते हैं हमारे पास एनर्जी होती है, तो दोनों तरीके की एनर्जी पे चर्चा करते हैं। हम कहेंगे हम एनर्जी को यहां लिख देते हैं। तो एनर्जी दो तरीके की होती है, काइनेटिक भी होती है और कैसी होती है बोलो, पोटेंशियल भी होती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक कब होती है जब स्पीड होती है, और पोटेंशियल कब होती है जब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं सबसे पहले काइनेटिक की बात करता हूं। कौन सी एनर्जी की चर्चा कर रहा हूं मैं यहां, काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, है ना, और इसका वेरिएशन वगैरह भी देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी और इसका वेरिएशन वगैरह भी हम देख सकते हैं ये कैसे होगा। तो भाई आप ये कहोगे स्प्रिंग मास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं वो कहां मैक्सिमम होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम होगी। ये है x = 0, ये है x = a, ये है x = -a। कहां याद है आप लोगों को, जब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां आती है, यहां, क्योंकि यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है ना, यहां वेलोसिटी क्या है मेरी, मैक्सिमम है। और Vmax कितना होता था आपको याद है, ओमेगा × a। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है अगर आप ध्यान से देखोगे वो कितनी हो जाएगी, 12 m² a²। ये मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बेटा, दिस इज माय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, पर क्या और भी कोई तरीका हो सकता है काइनेटिक एनर्जी को देखने का। आप समझ सकते हो जब ऑब्जेक्ट मेरा यहां है तो यहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 होने वाली है। क्यों, क्योंकि कोई स्ट्रेच कोई कंप्रेशन नहीं है। बट अगर आप आगे जाते जाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, यहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहां आपकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां वेलोसिटी क्या है, 0। और यहां भी देखोगे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, 0। बेटा ये ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहे हैं ना बेटा, जहां आपकी स्पीड मैक्सिमम है बीच में, यहां आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। पर जैसे जैसे आगे जाओगे स्पीड कम होती जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल में। जब स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, काइनेटिक 0, और सारी एनर्जी किसमें चली गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये वापस आएगा तो दोबारा से पोटेंशियल कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, यहां काइनेटिक मैक्सिमम। फिर पीछे जाएगा, काइनेटिक कम, पोटेंशियल बढ़ेगी, यहां पोटेंशियल मैक्सिमम। आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से। अब और क्या कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऐसी एक बार चर्चा कर लेते हैं पहले पोटेंशियल पे, फिर हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं
तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हो? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आप वो तो जानते ही हो ना। आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है, जब हम सबसे कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू ए पे या x इज इक्वल्स टू माइनस ए पे होते हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्स होती है। और कितनी होगी बोलो? हाफ के ए स्क्वायर, है ना। हाफ के ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर ही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए है। यहां देखो या यहां देखो, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी हाफ के ए स्क्वायर। बट यहां देखोगे यहां आपका x 0 है, तो यहां जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जाएगी हाफ के 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है ना। और कोई फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का सोचो, क्या और कोई फॉर्मूला जानते हो आप कहोगे हाँ ठीक है सर जनरल लिख लेते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं जनरल। क्या होगी बोलो? आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब किसी भी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हम ये निकालना चाहते हैं। और हम x को क्या लिख देते हैं? x को लिख देते हैं a sin ओमेगा t, है ना। x को क्या लिख दिया मैंने? मान लो मैंने x को क्या लिख दिया? a sin ओमेगा t। तो क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर। क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहां से बन जाएगा हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देख रहे हो ध्यान से? हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला बना सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और याद है आपको v को हम क्या लिखते थे? याद है हम लिखते थे ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, यहां से बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, आप ये ध्यान से देखो, आपको पता है ओमेगा क्या होता था? ओमेगा होता था रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के बाई एम। तो के को आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना? चेक करो, लिख सकते हो? यस और नो? लिख सकते हो ना? देखो ध्यान से। हाँ सर, इसको लिख सकते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ के लिख सकते हैं, यानी कि ये बन गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। देख रहे हो आप ध्यान से? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब इन दोनों का ग्राफ बना सकते हैं हम एक साथ। अब क्या कर सकते हैं? हम इनका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं उसको भी एक बार देख सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, ग्राफ हम टाइम के साथ बना सकते हैं और पोजीशन के साथ। अब डिपेंड करता है आप टाइम के साथ बनाना चाहते हो या पोजीशन के साथ। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां आपने पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ लिखी है ना, और पोजीशन के साथ आप ये लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ ऐसे दिख रही है। ये क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी और एक्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का रिलेशन। और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, दो फॉर्मूले बन रहे हैं ना, एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर आप क्या लिख रहे हो? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है नीचे वाला, ये किसके साथ है? टाइम के साथ वाला। ये किसका फॉर्मूला है? टाइम वाला फॉर्मूला। ये कौन सा है? टाइम वाला। और ये वाला कौन सा है? पोजीशन वाला। काइनेटिक एनर्जी में आपने पोजीशन वाला तो लिखा, ये काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला हो गया? पोजीशन के साथ। देखो यहां एक्स मिल रहा है ना आपको, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। क्या टाइम के साथ भी कोई रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का? सोचो, है ना। क्यों? क्योंकि आप वेलोसिटी को ये नहीं लिखते, याद है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। ये कैसे आया? क्योंकि एक्स था मेरा ए साइन ओमेगा टी, है ना। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वी आ जाएगा, और साइन ओमेगा से ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आ जाएगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी को ये भी तो लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर है, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना। सो यहां से एम ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? बोलो दोबारा से के। एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। नजर आ रहा है आपको? सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूलेस बन सकते हैं मैं सारे लिखते जा रहा हूं यहां, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारे यूज हो सकते हैं, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको काइनेटिक एनर्जी का टाइम वाला फॉर्मूला मिला या नहीं मिला? जल्दी से बोलो। काइनेटिक एनर्जी का टाइम वाला फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये है। दोनों फॉर्मूले याद रखो, पोजीशन वाला, टाइम वाला, टाइम वाला, पोजीशन वाला। वैसे यहां से ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला टाइम वाला है और ये वाला फॉर्मूला आपका पोजीशन वाला है। ठीक है, अच्छे से देख लो। अब एक आते हैं ग्राफ पे। बेटा ध्यान से देखना, मैं यहां ग्राफ कैसे बनाऊंगा, मजेदार तरीके से ग्राफ सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को हमेशा याद रह जाए। अब मैं टाइम के साथ ये ग्राफ बना रहा हूं, एनर्जी वर्सेस टाइम। सबसे पहले मैं किसका बनाऊं?
मान लो मैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो कैसा लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मैं टाइम के साथ बना रहा हूं तो साइन पे डिपेंड कर रही है, पर साइन के स्क्वायर पे। साइन स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हो कैसा होता है, साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसे, नीचे नहीं जाता, स्क्वायर है, ये ग्राफ ऐसे रहता है। साइन स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से नजर आएगा आपको। ये किसका ग्राफ बना है, ये येलो वाला, अगर आप ध्यान से देखोगे ये बना है आपका पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर वाला ग्राफ है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप देखो ध्यान से, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। मतलब ये ग्राफ कितना ऊपर तक जा रहा है, ये जा रहा है हाफ के ए स्क्वायर तक ऊपर जा रहा है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। ये किसका ग्राफ बना, हरे वाला ग्राफ किसका बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का। अब दूसरे रंग से मैं पिंक कलर से बनाऊंगा, किसका बोलो, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ है। कॉस का ग्राफ यहां से चालू होता है, आपको पता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो कॉस का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। कॉस स्क्वायर का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कॉस स्क्वायर वाला, है ना। जहां आप देख रहे हो साइन मैक्सिमम है वहां कॉस मिनिमम है, जहां कॉस मैक्सिमम है वहां साइन मिनिमम है ना। आप देख सकते हो ये जो पिंक वाला ग्राफ है इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, हाफ के ए स्क्वायर। इसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो पिंक वाला ग्राफ किसका है बोलो, काइनेटिक एनर्जी का। ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, अगर आप ध्यान से देखोगे वो पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे किसी भी टाइम पे, अगर आप कहोगे कि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको ये व्हाइट वाला ग्राफ मिल जाएगा। किसी भी टाइम पे आप ऐड कर दो, ये थोड़ा सा नीचे बन गया, वैसे ये सारे सेम एम्पलीट्यूड पे होंगे। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये होगी आपकी टोटल एनर्जी, है ना। और टोटल एनर्जी आप देखोगे वो कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, आप इसको ऐड करो, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को किससे ऐड करो, हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। आप करके देखो दोनों को ऐड कितना आता है, करके देखो जरा, इन दोनों को ऐड करो, इसको इससे ऐड करो। चलो टोटल एनर्जी के लिए अगर आप ऐड करोगे, आप चेक करो, आपका हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आप करके देखो, हाँ सर, और ब्रैकेट में आएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हाफ के ए स्क्वायर। यही हमारी टोटल एनर्जी होगी। अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ हम लोगों ने टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट किया है। ये पूरा माइंड मैप बना दिया मैंने, इसी पे सब कुछ बना दिया। देखो माइंड मैप में ऐसा होता है जब हम समझते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है जब ये फाइल शेयर होती है उनके कमेंट आते हैं, सर समझ ही नहीं आ रहा सर, देखिए ये हाँ क्या क्या लिख दिया आपने। बेटा ये ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक एक स्टेप करके पहले ये लिखा, फिर ये बताया, फिर ये लिखा, फिर ये बताया, अब फाइनली तो आपको एक स्लाइड पे सब कुछ ही मिलेगा ना बच्चे। तो आप इसको खुद ड्रॉ करोगे, माइंड मैप अपना खुद बनाओगे, प्रैक्टिस करके देखोगे कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई है या नहीं। जब आपको ये पीडीएफ में मिलेगी तो सब कुछ एक ही साथ लिखा हुआ मिलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है उसमें आके मैं आपको मिटा मिटा के दूंगा, नहीं, वहां आपको खुद सोचना पड़ेगा सर ने पहले क्या लिखा था, बाद में क्या लिखा था। उसके लिए आप वीडियो रिकमेंड करोगे, दोबारा से वीडियो देखोगे, चेक करोगे सर ने किस स्टेप के बाद क्या लिखा था, क्योंकि ये पूरा माइंड मैप है। माइंड मैप का मतलब ही है ये एक पेज पे सब कुछ लिख देना, ताकि आप लोगों को अलग अलग पेजेस पे ना जाना पड़े, एक ही पेज में सब कुछ मिल जाए। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रही है ये बात। ये पूरा हमारा एनर्जी का, एसएचएम का पूरा मैंने लेखा जोखा इस पे लिख दिया। ठीक है, किसी भी टाइम पे आप दोनों एनर्जी को ऐड करोगे तो आपका टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, और चीजें डिस्कस सकते हैं। सवालों से जरा चीजें अच्छे से समझ में आती हैं जब हम एनर्जी की बात करते हैं। जब हम सवाल डिस्कस करेंगे तो हमें और चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो जो अभी तक मैंने रिजल्ट लिखा था उसको मैं बता देता हूं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, रिकैप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कितना, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, पढ़ा है ना आपने। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, इसके दो फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज, एक तो आपका होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। और जो मैंने ग्राफ बनाया वो मैंने एनर्जी और टाइम में बनाया है। अब मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा एनर्जी और पोजीशन में, क्योंकि वो लास्ट स्लाइड पे नहीं आ पाया, तो मैं यहां बनाऊंगा
एनर्जी और पोजीशन में वो भी ग्राफ बता दूंगा। अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ को भी एक बार चर्चा में ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ध्यान से बताऊं इसका ग्राफ, तो आप सबसे पहले किसका बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी का। बट अब यहां मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिख रहा हूं पोजीशन। तो ये पैराबोला वाला ग्राफ है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ है। पहले मैंने एनर्जी और टाइम का बनाया था, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आप यहां ए से जाओगे कहां तक बोलो, -a तक। फिर आप कहोगे सर अब दूसरा वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का बनाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पे आ जाओ। चलो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, इसको अलग रंग से बनाएंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। एक्चुअली यहां -12 के एक्स स्क्वायर है, तो ये उल्टा पैराबोला होगा। कैसा होगा, उल्टा पैराबोला। और उल्टा पैराबोला कहोगे तो आप कहोगे सर ये तो ऐसे बनना चाहिए, पर यहां ऊपर शिफ्टिंग है ½ के स्क्वायर की, मतलब इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है इसको मिटाओ, नीचे से मिटाओ, ये नीचे नहीं बनेगा, बनाना कहां पड़ेगा हमें, ऊपर ही पड़ेगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको जरा कंप्लीट कर लें। जो मिट गया है उसको पूरा कर दे। ये ऐसे था, ये ऐसे था, और अपना ग्राफ जैसा बना था, जरा इसको दोबारा से बनाएं। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी का था। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था उल्टा पैराबोला बनेगा, पर वो उल्टा पैराबोला ½ के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो यहां से बनेगा, उल्टा वाला पैराबोला ऐसा बनेगा। तो ये जो नीला वाला ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मैंने एक ही साथ प्लॉट कर दिया। व्हाइट वाला पोटेंशियल एनर्जी का, नीले वाला काइनेटिक एनर्जी का। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए किसी भी टाइम पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको मिलेगी टोटल एनर्जी, जो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलती बेटा। टोटल एनर्जी वक्त के साथ नहीं बदलेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल ही बदलेगी। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ये बात क्लियर है? ओके। इसके अलावा कभी कभी पूछता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। एवरेज, एवरेज जानते हो, एवरेज या फिर मीन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं ये मीन और एवरेज। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लिखोगे यहां से, ये आ जाएगा ½ के ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। आप याद रखना जो कांस्टेंट है उसको तो एवरेज से बाहर ले सकते हैं। ये जो सिंबल है ना बेटा, ये एरो एरो, ये एवरेज लेने के लिए। एवरेज का मतलब ओवरऑल जर्नी का एवरेज, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां से एवरेज आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी का, और cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आपको याद होना चाहिए, ये होता है ½ साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा का एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज ½ आता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि यहां से आ जाएगा 1/2, तो आपकी इसकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी ½ के ए स्क्वायर। अगर आप एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे वो भी सेम आएगी। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो होगी ½ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर अपन को लेना है इसका एवरेज। फिर क्या लेना है हमें, इसका एवरेज। यहां से ½ के ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से दोबारा से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ½ होती है, तो आप लिखोगे ये हो जाएगा ½ के स्क्वायर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू ½ होती है, कोस स्क्वायर की भी ½ होती है। साइन ओमेगा टी की एवरेज 0 होती है, कोस ओमेगा टी की एवरेज 0 होती है। मैं यहां लिख दूं साइड में, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लेना। अच्छा, कोई भी साइन थीटा हो या साइन ओमेगा टी हो, एक कंप्लीट साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। कोस ओमेगा टी की भी एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज 0 होती है। क्यों? अगर आप साइन का ग्राफ देखो, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। ऐसी कॉस का ग्राफ है, बट साइन स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लोगे तो ½ आएगा, और इसी तरीके से अगर आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लोगे तो वो भी अपना बच्चे ½ आएगा। ये बातें हम लोगों को याद रखनी है, कुछ जरूरी चीजें आपको याद रखनी है। तो एवरेज वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, दोनों की कितनी आई है, ½ के ए की पावर 2, है ना, ½ के ए स्क्वायर। दोनों की एवरेज वैल्यू सेम है। आप देख सकते हो, दोनों की एवरेज वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, वो ये है, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो, जो एवरेज वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की वो सेम है एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की। और अगर आप ध्यान से देखो, वो ½ है टोटल एनर्जी से, टोटल एनर्जी की आधी है ना। देख रहे हो आप ध्यान से, वो टोटल एनर्जी की आधी है। एवरेज वैल्यू दोनों की टोटल एनर्जी की आधी है, देख सकते हो आप, ½ ऑफ द टोटल एनर्जी है। ये जरूरी रिलेशंस है, जरूरी वाले फॉर्मूले हैं। इसको अगर आप नोट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको मदद मिलेगी, आगे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो, आगे डिस्कशन करें। चलो, सवाल अभी तक हमने एक नहीं किया और हमने चीजें बहुत डिस्कस की है, ठीक है।
अब एक चीज है जो मैंने और नहीं बताई है, वो फ्रीक्वेंसी, वो यहां मैं डिस्कस करूंगा। एनर्जी वाले केस में फ्रीक्वेंसी का कैसे वेरिएशन होता है। अब देखो ध्यान से, यही है सवाल, ये है सवाल आया 2021 में। ये सवाल क्या है एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। एक बॉडी है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन। भाई सिंपल हार्मोनिक कर रहा है वो, और किस फ्रीक्वेंसी से, एन से कर रहा है। उसने बोला फ्रीक्वेंसी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की निकालो। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। अरे मतलब क्या हुआ सवाल का भाई, अगर हम लिख रहे हैं x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, हम जानते हैं उसने बोला ओमेगा को लिख दो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दे दी n, यानी कि ये बन गया मेरा a साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। ठीक है ना, ये बन गया मेरा x। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि वो बन जाएगी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एन टी। याद रखना है ना, यही बन गई ना, ध्यान से देखो। अब आप याद करो x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? साइन वाला बच्चा। साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, इस तरीके से होता है ना, आप देख सकते हो। साइन कितनी देर बाद रिपीट करता है अपने आप को? इतनी देर बाद। ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस साइकिल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है ना अपने आप को एक साइकिल के बाद। ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक आप बोलोगे एक साइकिल के बाद रिपीट करता है। मैं यहां से यहां तक के टाइम को टाइम पीरियड कह सकता हूं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे साइन स्क्वायर का ग्राफ, यहां आप किसका ग्राफ बना रहे हो? एक्स वर्सेस टाइम का। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो मैंने भी बताया था वो ऐसे आता है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये एक साइकिल इसकी ये है, बट इसको देखो, इसकी एक साइकिल ये है। ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो स्क्वायर करके ऊपर आ गया ना। अब साइंस का ग्राफ देखो तो ये है एक कंप्लीट साइकिल, साइन स्क्वायर का ग्राफ आधा हो गया एक तरीके से। मतलब यहां टाइम पीरियड ज्यादा है और यहां इसका टाइम पीरियड अगर मैं देखूं टी डैश, तो आप कह सकते हो सर टाइम पीरियड तो आधा हो गया है ना। सोचो, साइन थीटा का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, सॉरी साइन थीटा का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, साइन स्क्वायर थीटा का पाई होता है, आधा हो जाता है। पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसका रेसिप्रोकल, यानी कि पहले टाइम पीरियड टी था तो अब कितना हो गया? t/2, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अरे यार फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी का याद नहीं आपको फॉर्मूला? सोचो, फ्रीक्वेंसी होती थी 1/टाइम। हाँ, अरे हाँ, अगर टाइम पीरियड डबल होगा तो फ्रीक्वेंसी आधी नहीं होगी। हाँ, अगर टाइम पीरियड आधा होगा तो फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होगी। हाँ, तो साइन का ग्राफ ये है बेटा, साइन स्क्वायर का ग्राफ ये है। साइन के ग्राफ पे पोजीशन डिपेंड करती है, साइन स्क्वायर के ग्राफ पे एनर्जी करती है। चाहे पोटेंशियल की बात करो या काइनेटिक, दोनों ऐसे ही नजर आएंगी आपको कुछ कुछ। यानी कि आपसे यहां पोटेंशियल की जगह काइनेटिक भी बोलता तो भी आपका जवाब सेम रहता कि एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो आधा है ना। पोजीशन का जो टाइम पीरियड है, एनर्जी का टाइम पीरियड उससे आधा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल, है ना। क्योंकि टाइम पीरियड आपका आधा हो गया, क्योंकि टी डैश t/2 हो गया, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी एनर्जी की वो 2 टाइम्स एन आएगी। कहने का मतलब है इसका जवाब होना चाहिए डायरेक्टली 2n। अब ये पहले से पढ़ा है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, इतना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, आपको पहले से पता होगा। चाहिए तो पहले से जानते हैं, जो पोजीशन होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो जो एनर्जी है उसके ट्वाइस होगी, खत्म हो गई बात। एनर्जी की फ्रीक्वेंसी दे दी, पोजीशन की पूछी, तो उस केस में आपको होगी, उस केस में हाफ हो जाएगी। टाइम पीरियड पूछ सकता है अगली बार, यहां फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, अगली बार टाइम पीरियड पूछ लेगा तो टाइम पीरियड आधा होगा, फ्रीक्वेंसी डबल होगी। ठीक है, चले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो इसका जवाब आ गया 1। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू। चलो इसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है। टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? अब आपको फॉर्मूला पता है टोटल एनर्जी का? सोचो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या? टोटल एनर्जी सोचो। हाँ सर, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होती है, हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? जरा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिपेंड कर रही है क्या? डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, टोटल एनर्जी को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है? नहीं सर। क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अरे सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन 4, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। तो सिंपल है सर, हो गया ना। अगले सवाल पे जाओ, चलो इसका जवाब करना अब आप लोगों को। अगले सवाल पे आओ, इसका जवाब अब आप लोगों को ढूंढना है। क्या है सवाल? A particle is vibrating in a simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. At what displacement from equilibrium position is its energy half potential, half kinetic? बढ़िया सवाल। सोचो,
पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दे दिया और आपसे बोल रहा है कि जो इसकी टोटल एनर्जी है वो हाफ पोटेंशियल हो जाए, हाफ काइनेटिक हो जाए। सोचो कैसे करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल एनर्जी कितनी होती है? सोचो टोटल एनर्जी कितनी होती है, बोलो फटाफट। आप कहोगे सर टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, जानते हो ना? हाँ ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी उसने क्या बोली, हाफ हो जाएगी, टोटल एनर्जी के हाफ हो जाएगी, क्योंकि बाकी का हाफ क्या बन जाएगा, काइनेटिक। यही तो मतलब हुआ ना। तो काइनेटिक की जरूरत ही नहीं, आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का आधा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी कितना, 1/4 के ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे, 1/4 के ए स्क्वायर। बट ये कब होती है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया, 1/4 के ए स्क्वायर के, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। आप कहोगे सर के को मार देगा, यहां से जो एक्स स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा आपका 2/4 ए स्क्वायर, यानी कि यहां से आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी a डिवाइडेड बाई √2, और a हमें दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि 2√2। जो भी यूनिट्स है सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। देखा आपने ध्यान से क्या किया, टोटल एनर्जी आपको हाफ के ए स्क्वायर पता होती है। उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी आधी और काइनेटिक एनर्जी आधी, तो दोनों का सम टोटल एनर्जी होगा, यानी कि हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल। यहां से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। काइनेटिक को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, काइनेटिक से तो मैं वेलोसिटी निकालता। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई, ये सवाल क्लियर है। आप देख सकते हो इसका आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्या कह रहा है सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ो। यहां कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2.5 जूल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बी। पहले आप सोचो फिर मैं बताऊंगा। सोचो इसका क्या आंसर होगा, लगाओ दिमाग, लगाओ 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 दिमाग फटाफट। तब तक मैं पानी पीऊंगा, तब तक आप दिमाग लगाओगे, तब तक सर पानी पिएंगे। जल्दी से जल्दी से सोचो सोचो भाई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2.5 जूल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द टोटल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी तो बदलती नहीं है सर, कैसा मजाक कर रहा है सवाल में। देखो अरे टोटल एनर्जी 2.5 जूल दी है या नहीं। अब जो मर्जी होता रहे एसएचएम में, काइनेटिक पोटेंशियल ही तो बदलेगी, टोटल थोड़ी ना बदलेगी। टोटल तो कांस्टेंट है, पढ़ा था ना भी ग्राफ में। अरे हाँ सर ये क्या सवाल है सर, ये तो मजाक हो गया, इसका आंसर ही खत्म। इतना सा सवाल देखो, आंसर ही आ जाएगा, है ना। अरे टोटल एनर्जी नहीं बदलेगी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना ऐसे ऐसे जाने से, तो टोटल का सवाल ही नहीं है भाई, खत्म बात होगी। चलो इसको सोचो। अब देखो ध्यान से, अब अगला सवाल इस पे जाओ। यहां उसने बोला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 2 जूल एंड टोटल एनर्जी इज 5 जूल। अब आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है सिस्टम की। ठीक है, अब आप सोच में पड़ जाओगे सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो नहीं होती थी, है ना। यही तो लग रहा होगा सर, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोगों ने जीरो पढ़ी थी। बट यहां आप लोग समझना ध्यान से, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी तो हम लोगों ने वहां सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ली थी। ये भी तो हो सकता है कोई स्प्रिंग मास सिस्टम हो, है ना। ये कोई स्प्रिंग मास सिस्टम हो और ये किसी हाइट पे हो, यानी कि इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ये भी तो हो सकता है ना, मान सकते हो ना। यानी कि यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी या कम भी हो सकती है, बट मैं मान लेता हूं इसकी कुछ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी। बट सवाल को यहीं से चालू करते हैं। क्या हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? हम अगर ध्यान से देखें, हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताई गई थी हाफ के ए स्क्वायर। आज तो पढ़ी है, अभी तो पढ़ी है थोड़ी देर पहले, बिल्कुल पढ़ी है सर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 2 जूल। हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? अगर आप ध्यान से देखोगे हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 2 जूल। ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी होती थी इस केस में? मुझे पता है मेरी टोटल एनर्जी कितनी होती थी, हाफ के ए स्क्वायर। तो मेरी जो टोटल एनर्जी होती थी वो कितनी होती थी, बोलो, हाफ के ए स्क्वायर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 4 जूल, है ना। अरे यार यहां से 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू 4 जूल आ गई। बट आपको टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, 5। बट आप कहोगे सर ये तो टोटल एनर्जी 4 आती थी, पर ये जो 4 टोटल एनर्जी मैं यहां से निकाल रहा हूं, कि टोटल एनर्जी में मैं सिर्फ स्प्रिंग को लेता था, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट ग्रेविटेशन या और कोई पोटेंशियल एनर्जी भी तो हो सकती है। यानी कि जब मेरी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, अगर मैं इसको हटा दूं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है? अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे से कोई बोले मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसको निकालने का तरीका क्या है? जो भी मुझे टोटल एनर्जी दे रखी है ना बेटा 5 जूल, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ये वाली एनर्जी, है ना।
इसमें कौन सी एनर्जी माइनस कर दूं, टोटल एनर्जी, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पे मेरा स्प्रिंग कैसा हो, बोलो, किसी टाइम पे मेरा स्प्रिंग कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नॉट स्ट्रेच, मेरा स्प्रिंग कहां हो, बोलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, वहां आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और सारी एनर्जी आपको कौन सी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। पर उस केस में भी आपके पास जो एनर्जी बचेगी, मिनिमम एनर्जी, वो हो जाएगी 5 - 4 यानी कि 1 जूल। तो अगर आप इसको दोबारा समझना चाहते हो तो जल्दी से मैं बताता हूं क्या हुआ। आप जानते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2 जूल है, और यहां से हमने देखा कि जो मेरी टोटल एनर्जी होनी चाहिए स्प्रिंग की और काइनेटिक की, वो कितनी हो जाएगी, 4 जूल, है ना, समझ में आ रहा है। यहां से जो मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी 4 जूल हो जाएगी। तो कभी भी अगर आप सिस्टम में ध्यान से देखोगे, आपके पास टोटल एनर्जी 5 है और स्प्रिंग और इसकी जो एनर्जी है वो 4 जूल है, तो बचा कितना, 5 - 4, यानी कि ये 1 जूल एनर्जी आपके पास हमेशा रहेगी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 - 4, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1 जूल। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो गया आपका 1 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से। तो जल्दी जल्दी हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन। ये आपने वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कॉम्बिनेशन। तो आपको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सीरीज पैरेलल बताया है। आपको पता है अगर 2 स्प्रिंग्स हैं हमारे पास, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग मेरे पास ये है, और भी स्प्रिंग हो सकते हैं, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, मान लो यहां मेरे पास K1 है, ये मेरा K2 है, ये मेरा K3 एंड सो ऑन। तो यहां से आप क्या लिखते थे, 1/K इफेक्टिव, ये किसके इक्वल होता था, 1/K1 प्लस 1/K2 टिल जहां तक आप जा रहे हो 1/Kn, जितने भी आपके स्प्रिंग लगे हैं। और अगर आप ओमेगा का आप फॉर्मूला देखोगे, वो हो जाएगा जो भी आपका K इफेक्टिव है डिवाइडेड बाई जो टोटल मास आपने लगाया। भाई जो भी इसके साथ मास अटैच होगा बाद में, वही आपको लेना है, जो भी आपका मास इसके साथ लगा हुआ है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/, यानी कि m डिवाइडेड बाय K इफेक्टिव। ठीक है ना, तो पहले आपको स्प्रिंग का K इफेक्टिव निकालना है, फिर इसको यूज करना है। उसी तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर मेरे स्प्रिंग ऐसे पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं, इस तरीके से पैरेलल लगे हुए हैं, अब बहुत सारे स्प्रिंग हो सकते हैं, तो K1 K2 K3 में बहुत सारे ले सकता हूं, K3 एंड सो ऑन, और उसके साथ कोई मास लगा हुआ है अगर मेरा, तो यहां से सबसे पहले आप K इफेक्टिव निकालोगे, और यहां से पैरेलल में K इफेक्टिव होता है K1 प्लस K2 टिल जितने भी आपने लगाए हैं Kn, जितने भी आपने स्प्रिंग लगाए हैं Kn। तो यहां से भी अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओमेगा आपको क्या लिखना पड़ेगा, रूट ऑफ K इफेक्टिव डिवाइडेड बाई m, और टाइम पीरियड 2π/ω। तो पहले आपको K इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, फिर आप यहां से ओमेगा निकालोगे K इफेक्टिव बाई m। m वो मास जो इनके साथ लगा हुआ है, ठीक है, जो मास ऑसिलेट कर रहा है वही लगाना है, यहां ऑसिलेटिंग मास, जो मास ऑसिलेट कर रहा है। इसके अलावा आपने पढ़ा है एक और कॉम्बिनेशन होता है जो लगता तो, जिसका आंसर तो कैसा आता है, देखने में तो सीरीज जैसा लगता है, बट उसका आंसर आता है पैरेलल वाला। ये देखने में लग रहे हैं शायद दोनों स्प्रिंग सीरीज में, बट ये सीरीज में नहीं है। यहां से अगर आपका कोई K1 और K2 मिल जाएगा तो इनका रिजल्ट बिल्कुल पैरेलल जैसा आता है। ऐसे केस में K इफेक्टिव कितना आता था, K1 प्लस K2, मतलब इसका रिजल्ट बिल्कुल पैरेलल जैसा आता है ना। सो एक सीरीज, एक यहां लगा हुआ है एक स्प्रिंग आपका यहां लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल पैरेलल कनेक्शन जैसा ही है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कि सवाल किस तरीके के आएंगे। तो आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आप जवाब कर सकते हो। आपके सामने बोला स्प्रिंग मास इज अटैच विद 2 स्प्रिंग्स, आपको डायग्राम में ही नजर आ रहा है, यहां से ये K1 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, K2। तो ये हो गया मेरा K2 और ये हो गया मेरा कितना, K1, और मास m हैंगे। तो अब सिंपली आप लोगों से क्या पूछ रहा है, बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम आप ओमेगा निकालोगे, वो आ जाएगा रूट ऑफ K इफेक्टिव, यानी कि K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली भी जानते हो, आप ऐसे भी लिख सकते थे, m डिवाइड बाई K इफेक्टिव, यानी कि K1 प्लस K2। तो सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सॉल्यूशन। अब आप मुझे इसका जवाब बता सकते हो, देख के ही पता चल रहा है, इसका आंसर आ जाएगा D। जल्दी जल्दी कर सकते हैं सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, चलो ध्यान से पढ़ो। ये सवाल आपको कह रहा है, अ स्प्रिंग हैज अ सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट, its period for the vertical oscillation is t. Now spring is cut into 2 equal half, है ना, और and the same mass is suspended from the half that period of the vertical oscillation. Now कहने का मतलब है एक सिंपल सा स्प्रिंग मास सिस्टम था, वो ऑसिलेट कर रहा था। तो आप सबसे पहले सोचो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आप बोलोगे 2π√m डिवाइडेड बाई जो भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K, ये होगा, इसको हमने T लिख लिया। अब इस स्प्रिंग को आधा कट करके लगाया है, आधा कट करने से
क्या होगा? सोचो, स्प्रिंग को जब हम आधा कट करते हैं, याद है मैंने आपको बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जो उसकी नेचुरल लेंथ होती है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने नया स्प्रिंग कांस्टेंट चेक करना है। पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के था, आपको नहीं पता अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मान लिया मैंने के डैश, तो के डैश और इसकी जो नई लेंथ है वो L/2 है, क्योंकि आपने आधे पार्ट में काटा है। तो के डैश आपका कितना आ जाएगा, L से L कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स के, यानी कि जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के डैश वो बन चुका है डबल। ठीक है ना? सो अब अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे वो हो जाएगा टी डैश, ये हो जाएगा 2 पाई रूट, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आ जाएगा आपका m तो वही है, और k की जगह कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा 2k, है ना? कितना आ जाएगा 2k। तो आप बोलोगे अच्छा t डैश आ जाएगा 2 पाई रूट m/k एज इट इज लिख देते हैं, और यहां से क्या ले लेते हैं 1/√2 को कॉमन, तो ये आ जाएगा t डिवाइडेड बाय √2। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, t डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि आपका k बढ़ गया, है ना? और आपको पता है ओमेगा √k/m होता है, बट टाइम पीरियड में 2 पाई रूट m/k आता है, तो यहां से आपका आंसर ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन। ठीक है ना? क्लियर है ये भी? आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल है, देखो दोबारा से इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दो आपके स्प्रिंग है वो कपल्ड है, कनेक्टेड इन सीरीज है। ये तो अब सिंपल है सर, अब इसमें कुछ नहीं करना सर, हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, √m डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव हम जानते हैं, और यहां से के इफेक्टिव कितना आएगा आप जानते हो, के इफेक्टिव निकाल लोगे, आप बोलोगे 1/k इफेक्टिव इज 1/k1 प्लस 1/k2, बट यहां से आप जानते हो के इफेक्टिव आपका कितना आ जाएगा, k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। बस अब तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप देख सकते हो इसका आंसर आ जाएगा आपका जो भी है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप इन सवाल को, मुश्किल नहीं है। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल क्या है, जरा इसको रीड करते हैं। ये कह रहा है, मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, फ्रॉम अ स्प्रिंग नहीं है, फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, द स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल एंड देन रिलीज सो दैट मास एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t. If m is increased by, if the mass is increased by m, then the time period becomes 5t/4. तो हमें m/m का रेशियो लेना है। अच्छा सवाल है। तो पहले उसका जो मास है वो कैपिटल M ऑसिलेट कर रहा था, फिर उसने उसमें से कुछ m मास इंक्रीज किया, तो टोटल मास बन गया होगा m+m, है ना? कहने का मतलब है पहले जो मेरा ऑसिलेशन है वो किस मास का था, वो सिंपली हमारे कैपिटल M का था। तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ m/k, है ना? m डिवाइडेड बाई k, ये होगा। फिर उसने बोला सर मास बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, बोलो कितना बढ़ा दिया सर? अब मास m+m हो गया, ठीक है, मास m+m हो गया, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा या बदल जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा जो मास है वो हो जाएगा m+m डिवाइडेड बाय k, तो सेम ही है, k थोड़ा बदला है। और आपको बोला गया ये टाइम पीरियड कितना है, वो बोला गया आपको टाइम पीरियड, अरे 5/4 टाइम्स t है। लो सिंपल है, t की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, देखो क्या आया। आप बोलोगे अच्छा सिंपल है, 2 पाई रूट m/m/k, ये किसके इक्वल हो गया 5/4, और t की जगह आप डाल सकते हो 2 पाई रूट ऑफ m/k। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, फिर आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा m+m/k, यहां से आ जाएगा 25/16 m/k, ठीक है ना? अब आप क्या करो, k को k से काट दो, 16 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा 16m प्लस 16 स्मॉल m, और आ जाएगा 25m, ठीक है ना? अब यहां से इधर ले जाओ, यहां से आ जाएगा 16m इज इक्वल्स टू 9m। तो यहां से m/m का रेशियो नजर आ रहा है क्या आपको? m/m का रेशियो तो देख के ही पता चल रहा है, 9/16 आ जाएगा। देखो वहां से m/m का रेशियो 9/16 आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, 9/16 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आज देख सकते हो आज का जो सेशन है थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि यहां आज हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है। आज जो चर्चा हमने स्टार्ट की है, सबसे पहले फेज निकालने सीखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है वो, बट अगर समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आसान हो जाता है। ठीक है, अब चीजों को कोशिश करते हैं हम आसान बनाने की, आसानी से समझने की। हर बार सवाल उससे ऐसा जरूरी नहीं है, पर हम उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसको मैंने समझाया। मैं चाहता तो स्किप भी करता, बट मैं चाहता हूं मैं सब चीजें पढ़ा के भेजूं आपको, मैक्सिमम चीजें कवर करा के भेजूं, चाहे वो मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है ना, बट हमें करना जरूरी है। ठीक है,
सबसे पहले मैंने आप लोगों को आज फेज के बारे में बताया कि इनिशियल फेज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट रूल आपको अच्छे से समझाया, अगर आपको याद है क्वाड्रेंट रूल सबको याद आया अच्छी तरीके से, पूरा क्वाड्रेंट रूल मैंने अच्छे से समझाया था। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, है ना। फिर उससे मैंने आपको इनिशियल फेज निकालना सिखाया, वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है बाद में। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, एक बार हमने वो सीख लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया भाई, इनिशियल फेज हमने निकालना सीख लिया। उसके बाद हमने देखा कि 0 से लेके a/2 जाने में हमें टाइम t/12 लगता है, a/2 से a जाने में हमें टाइम t/6 लगता है, ज्यादा लगता है, बट 0 से a तक जाने में हमें t/4 लगता है। ये याद है आपको अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, a से a/2 जाने में दोबारा से कितना लगेगा, जितना a/2 से a जाने में लगा था, और a/2 से 0 जाने में कितना लगेगा, 0 से a/2 में जितना लगा था, यानी कि a/2 से 0 जाने में दोबारा से t/12 ही लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कहा था आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, और क्या डिस्कस किया भाई, उसके बाद हम लोगों ने और भी कंसेप्ट्स पढ़े, कुछ क्वेश्चंस लगाए हम लोगों ने, एनर्जी करी। एनर्जी में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उनके ग्राफ पढ़ाए, उनके कुछ सवाल कराए कि किस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ प्रीवियस ईयर के थे, कुछ मैंने अपनी तरफ से डाले थे, तो ये सवाल आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है, उसका टाइम पीरियड आधा होता है, फ्रीक्वेंसी डबल, टाइम पीरियड आधा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये सिंपल कंसेप्ट है, आप देख सकते हो, सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन जो आपने पहले पढ़ा था वही एप्लीकेबल है। ओमेगा हमेशा रूट ऑफ के इफेक्टिव डिवाइडेड बाय ऑसिलेटिंग मास, जो ऑसिलेशन कर रहा है मास वो होता है, और टाइम पीरियड में भी वही ओमेगा यूज करेंगे जो आप अभी निकाल रहे हो, ठीक है। ये आज का लेक्चर है, आज के कंसेप्ट आपको मैं समझ सकता हूं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जहां आपको दिक्कत होगी आप रीवॉच करो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आप कमेंट्स में सीधा लिख दो कि सर नहीं समझ में आया, पहले देखो, थोड़ा टाइम दो अपना आपको, क्योंकि जितना टाइम आप कमेंट में लगाओगे उतनी देर में हो सकता है दोबारा देख के समझ में आ जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, पहली बार में नहीं समझ में आता, आप छोड़ दो उसको, थोड़ी देर बाद दोबारा जाओ फिर देखो, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर अच्छे लेवल का है ना बच्चे। ये चैप्टर में तभी क्वेश्चन कम आ रहे हैं आप लोगों के, नीट में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट जो आता है वो अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं देखता हूं, ठीक है ना। बट घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, मैं मान के चल रहा हूं आसानी क्वेश्चन आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। दोबारा से कल मिलेंगे, मैं और आप, दोबारा से हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, एसएचएम का लेक्चर नंबर 3। अब बचा क्या है, अभी हमने पेंडुलम डिस्कस करना है, टॉर्शनल पेंडुलम, या फिर हम बात करें एंगुलर एसएचएम की, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में। उसी में हम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को भी चर्चा में लाएंगे, ठीक है। ये सेशन यहीं समाप्त होता है, तो कल मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ दोबारा से 9 बजे सुबह। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।